क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है if 5x plus 1/3x is equal to 4 then what is the value of 9x square plus 1/25x square। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5x plus 1/3x बराबर 4 है, तो आपको 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये देखिए आप कि आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या है, आपको दिया 5x प्लस 1/3x इक्वल टू में कितना दिया 4। अगर आप इसको स्क्वायर करते तो 25 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर बनेगा, लेकिन आपको 9x स्क्वायर चाहिए और अपॉन में 25 चाहिए, तो यानी कि यहाँ आपका क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, ये जो पूरा जो क्वेश्चन दिया है हमें, इस पूरे को हम किससे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5x इंटू क्या होगा 3/5 प्लस क्या होगा 1/3x इंटू क्या होगा 3/5 इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 3/5। इस पूरे को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा आपका 3x और ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा आपका 1/5x और यहाँ इक्वल टू में क्या बचेगा 12/5। अब देखिए, अब यदि आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपको 9x स्क्वायर प्लस 1/25 मिल जाएगा। तो इस पूरे का हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर जब आप करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा भाई आपको, देखिए कि 3x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 12/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पर तो ये आपका a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/25x स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3x, a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3x, तो a की वैल्यू यहाँ पर 3x कर दी, a की वैल्यू क्या कर दी 3x कर दी। b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 1/5x और इक्वल टू में कितना है 144/25, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका हो गया ये 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर और ये आपका हो गया आएगा प्लस 6/5, तो ये हो गया 6/5 बराबर में कितना 144 बटे में कितना 25। तो बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना है, बस लास्ट स्टेप आपका है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको बस अब माइनस करना है 144 में से 144/25 में से 144/25 में से क्या माइनस करना है, तो 6/5 माइनस करना है। तो चलिए एलसीएम कितना आएगा, तो आपका यहाँ से 25 आएगा, ऊपर तो 144 रहेगा, ठीक है, ऊपर तो 144 रहेगा। 5 से 25 5 10 कैंसिल और 5 से मल्टीप्लाई 6 से तो 30 माइनस कर दीजिए तो 114 अपॉन कितना हो जाएगा 25, यही आपका आंसर है 114/25। 114/25 आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया आपका 114/25। क्लियर होगी बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 for 2 whole 5/8 years at 8% per annum when the interest is compounded annually nearest to a rupee। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 2.5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, निकटतम रुपए तक आपको बताना है, निकटतम रुपए तक आपको बताना है, ठीक है ना। तो निकटतम रुपए तक आपको बताना, तो देखिए क्या करेंगे भाई यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, दो तरीके आपके पास है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का ट्रीम मेथड से ब्याज निकालिए।
अब चूंकि हमें तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, हमें 5/8 समय का ब्याज चाहिए, 5/8 वर्ष का चाहिए, तो जो तीसरे साल का ब्याज आएगा उसका आप 5/8 कर लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो सीआई का हमें रेशियो पता है 2 साल का, कि 2 साल का हम सीआई कैसे निकालते हैं, तो 2 साल का सीआई हम कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर 2:1 का रेशियो होता है, तो उस रेशियो से आप 2 साल का सीआई निकाल लीजिए। अब 2 साल के सीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 8% है, तो तीसरे साल में वो 5/8 हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। तो आपको पता है कि सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब ब्याज पर ब्याज मिलता है तो मूलधन का तो आपको 5% मिलेगा तीसरे साल में, लेकिन आपका जो ब्याज ऑलरेडी 2 साल का मिल चुका है उसका भी आपको 5% मिलेगा। और इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बताना क्या है, सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम दूसरे वाले तरीके से आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, तो हम बात करें तो हमारे पास मूलधन यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000 रुपए, ठीक है। अगर हम बात करें दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8% है। और अगर हम बात करें समय की, कि समय कितना है यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम थोड़ा सा अटपटा दिया है, 2 सही 5/8 वर्ष का समय दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 सही 5/8 है, इसको 2 + 5/8 वर्ष करके सॉल्व करेंगे, यानी कि हम पहले 2 साल का ब्याज निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। 2 साल का ब्याज निकालते हैं, तो चलिए पहले 2 साल का ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज की दर तो पहले 1 साल के लिए 8% है, तो पहले साल के लिए भी 8% रहेगी, दूसरे साल के लिए भी 8% रहेगी। अब हम जानते हैं कि 2 साल की जो सीआई का रेशियो होता है, 2 ईयर्स का जो सीआई का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इसका मतलब क्या है, तो आप ये भली बात परिचित है और नहीं है तो आप समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि पहले साल हम क्या करेंगे, 12,000 का 8% निकालेंगे। 12,000 का 8% कितना आ जाएगा, तो देखिए परसेंट से तो 0 कैंसिल हो जाते हैं, 12×8 = 96 यानी कि 960। तो पहले साल का ये ब्याज हो गया प्रिंसिपल का। दूसरे साल में क्या होगा भाई, तो दूसरे साल में आप कहेंगे सर दूसरे साल का जो ब्याज होगा, तो दूसरे साल का ब्याज आप निकालेंगे तो आपको 960 पर ब्याज मिलेगा। मूलधन पर जो मिलेगा वो तो बात की बात हम बाद में करेंगे, 8% फिर निकालेंगे, तो इसका 8% निकालेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 960 इंटू कितना है 8%, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6×8 = 8, आखिर में 4, 8×6 = 72, 4, 76। ये आपका आ गया 76.8, ये कितना आ गया 76.8। ये आपका हो गया 2 साल के सीआई का। अभी पहले साल का देखिए मूलधन पर ब्याज आ गया और ब्याज पर ब्याज आ गया, लेकिन 2 साल के सीआई का रेशियो 2:1 होता है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, 4×2 = 12, 2 हासिल में 1, 9×2 = 18, 19, 1920, और ये आपका 76 ये आपका 8 ही आएगा। अब आप जोड़ दीजिए दोनों, तो 2 साल में आपको सीआई कितना मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया, वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो 6,991 1996.8, ये 2 साल का आपका सीआई होगा, ठीक। अब बात करते हैं कौन से साल की, 5/8 साल का ब्याज आपको और निकालना है। तो 5/8 साल का आपको ब्याज और निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो दर है वो चेंज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 8% को हम 5/8 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है छमाही रूप से करते हैं तो आप दर को आधा कर देते हैं। अब अगर हम 5/8 साल की बात करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5% हो जाएगी, ठीक। तो अब हम केवल मूलधन का 5% निकालेंगे, क्योंकि तीसरा साल नहीं है, ये साल 5/8 साल है, तो 5/8 साल में ब्याज की दर 5% है, तो मूलधन का 5% निकलेगा, और जो ब्याज ऑलरेडी 2 साल में मिल चुका है उसका भी 5% मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तीसरे केस में, यहाँ पर थर्ड केस में हम क्या करेंगे, 12,000 का कितना निकालेंगे, पहले तो 5% निकालेंगे, परसेंट से 0 कैंसिल, 12×5 = 60 यानी कि 600 आ जाएगा, ठीक है, 600 ये आ गया। और अब आपको क्या करना है भाई, 600 तो ये मूलधन का ब्याज आ गया, और आपको ये जो ब्याज ऑलरेडी मिल चुका था इस ब्याज पर भी 5% मिलेगा, यानी कि 1996.8 का भी आपको क्या करना है, 5% निकालना है, क्योंकि आपको पता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, और ये टोटल 2 साल में आपको
ब्याज मिलेगा और ब्याज 5% के हिसाब से मिलेगा। तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1996.8 इंटू 5%, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 5 40 की 0 हासिल में 4, 5 31 4 34 की 4 हासिल में 3, 9 5 45 3 48 की 8 हासिल में 4, 9 5 45 4 49 की 9 हासिल में 5, 5 नहीं 4, 9 5 45 4 और 5 में 5 4 9। और इसमें देखिए एक अंक बाद में समझो तो ये तो ऐड किया और भाग और देंगे इसको से तो ये आपका 99.84 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, निकटतम रुपए में निकालना है। तो निकटतम रुपए में वैल्यू देख लेंगे तो यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिला, तो ये 99.84 मिला। तो ये टोटल आपका कितना हो गया 699.84। बस इस ब्याज को आपको इसमें जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 699.84। तो देखिए ये 4 आ जाएगा और ये 8 8 16 की 6 हासिल में कितना आएगा, 1 आएगा। 10 16 की 6 हासिल में 1 आ जाएगा। 9 8 20 की 9 हासिल में 1 आ जाएगा। 10 से 16 की 6 हासिल में 1 यानी 2696.64। अब 2696.64 आ गया तो 2696.64 कहीं भी आपको दिख रहा है क्या? 2642 से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 27 तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, 26 से 54 नहीं हो सकता, तो 2697 आपको पूर्णांक तक बताना था तो 2697 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साल का जो रेशियो होता है सीआई का, उसके माध्यम से आप 2 साल का सीआई निकालिए। फिर आप क्या करिए, आपका जो अगला साल है वो 5/8 साल के लिए आपको ब्याज निकालना है। तो गर्मी कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5/8 हो जाएगी। तो अब 5% लगेगा आपका। तो 5% किस पर लगेगा, तो प्रिंसिपल का 5% लगेगा और जो 2 साल में आपको ब्याज मिल चुका है उस पर भी आपको 5% लगेगा। टोटल ब्याज कितना मिल गया, तो आपको 699.08 मिल गया। किस साल में, 5/8 साल का ब्याज। तो आपने 2 साल का 5/8 साल का ब्याज ऊपर जोड़ दिया तो 2696.64 आया। तो इस पूरे को ये देखिए 50 से ज्यादा है, यानी आधा रुपये से ज्यादा है, 98 से ज्यादा है, तो 1 रुपये इसको बढ़ दिया तो 2697 यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 17? ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी AB equal to AC, a circle drawn through B touches AC at D and at D and intersect AB at P. If D is the midpoint of AC and AB is equal to 2.5 cm, then AB is equal to। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर क्या है, AC है। B से होकर खींचा गया वृत्त AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है। B से होकर खींचा गया वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है और AB को बिंदु P पर काटता है। यदि बिंदु D AC का मध्य बिंदु है और AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें वृत्त की, नहीं एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम बात करें एक त्रिभुज की। एक त्रिभुज है बेटा हमारे पास। एक त्रिभुज कौन सा है, तो ABC एक त्रिभुज है। तो हमने बना लिया भाई यहाँ पर A B और C, ABC एक त्रिभुज बना लिया। अब इन्होंने बोला है कि AB बराबर AC, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर है। AB और AC कैसे आपस में बराबर। AB बराबर AC, B से होकर खींचा गया वृत्त AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है। B से होकर जाने वाला एक वृत्त आपको बनाना है। एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है जो B से होकर जाए। तो B से होकर जाने वाला वृत्त AC को तो टच करता है कहाँ भाई, एक सर्कल थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना परफेक्ट अपना डिजाइन नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि B से होकर जाने वाला वृत्त आपको बनाना है जो B से होकर जाए और AC को तो टच करे, AC को टच करे और AB को काटता हुआ जाए। तो ये ऐसा कोई वृत्त बनना है। ठीक, चलो पहले वृत्त बना ले तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर ट्रायंगल बना देंगे तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक
सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल में इन्होंने बोला कि बी से होकर जा रहा है, तो बी से होकर जा रहा है भाई, तो ये बी बिंदु हो जाएगा, और ए सी को ये टच करता है, तो ए सी को ये टच कर रहा है। देखिए अब सही बन गया, ठीक है। थोड़ा सा लहरा गया है, आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ए बी और सी आपका क्या होगा, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी बराबर क्या है, ए सी। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर कि क्या क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि ए बी बराबर ए सी है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि ए सी को डी पर स्पर्श करता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, डी पॉइंट। ए सी को डी पर स्पर्श करता है और ए बी को बिंदु पी पर काटता है, ए बी को बिंदु पी पर काटता है। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, ये पी पॉइंट है, ए बी को बिंदु पी पर काटता है, ठीक। इसके बाद यदि डी ए सी का मध्य बिंदु है, अगर डी ए सी का मध्य बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका डी सी है, ये जो आपका डी सी है, डी सी और ये जो आपका ए डी है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। इधर दो बराबर लगा दीजिए, तीन बराबर, तो ये दोनों कैसे बराबर है, क्योंकि डी मध्य बिंदु है। अब आप देखिए अगर ये मध्य बिंदु है, साथ ही क्या है, ये ए बी बराबर ए सी है। ए बी आपको 2.5 दिया है, तो ए बी का आपको मान निकालना है। देखिए सबसे पहले जो चीजें दी है उनको समझ लीजिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी है, पहली चीज। और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि ए डी क्या है, मध्य बिंदु है। अगर डी मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ए डी बराबर डी सी भी है, ठीक। साथ ही साथ आपको दिया है ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब ए बी का आपको मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा टेंजेंट सेकंड थ्योरम, यानी कि स्पर्श ज्या और छेदक रेखा प्रमेय। स्पर्श ज्या और छेदक रेखा प्रमेय यहाँ पर लगेगी। देखिए ये प्रमेय क्या होती है, तो इसको समझिए। ये होता है सेकंड, जो त्रिभुज को यानी कि सर्कल को काटते हुए जाए, और ये होता है टेंजेंट, जो इसको स्पर्श करे। तो अगर ये मान के चलिए आपके पास ए, इसको एबीसी नाम नहीं देते क्योंकि एबीसी हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए, एक्स वाई जेड अगर नाम दे दें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर अगर हमने नाम दे दिया एक्स वाई जेड और ये आपको कुछ नाम दे दिया क्यू, तो यहाँ पर क्या होता है, क्यू जेड का जो स्क्वायर होता है वो एक्स जेड इंटू वाई जेड के इक्वल होता है। ये होती है आपकी छेदक रेखा प्रमेय, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उस प्रमेय का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी इंटू ए बी, ठीक है, ए बी इंटू ए बी। तो छेदक रेखा, छेदक स्पर्श रेखा प्रमेय, यानी कि स्पर्श रेखा छेदक प्रमेय से, ठीक है। उस प्रमेय के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी इंटू ए बी। अब देखिए आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी आपके पास है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी, बहुत अच्छी बात है। ए डी आपका यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ए डी अगर आपका नहीं होना चाहिए तो हम क्या करें, ए डी को ए बी के रूप में कन्वर्ट करें। आपको पता है ए सी बराबर ए बी है, तो ए सी बराबर ए बी है, और आपको ये भी पता है कि ए डी जो है वो आधा है ए सी का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू 2AD, ए सी इक्वल टू क्या, 2AD डबल है, और ए सी क्या है, तो आप कहेंगे सर ए सी और ए बी बराबर है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। तो यहाँ से 2AD हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा, तो ये 2AD हो गया। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर AD की वैल्यू हो जाएगी AB/2, ये क्या हो जाएगी, AB/2। यहाँ से आपकी AD की वैल्यू क्या आ गई, AB/2। फिर से क्लियर समझ लीजिए इसको। सबसे पहले तो हम इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पर्श रेखा छेदक प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो होती है AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AB के बराबर। अब यहाँ पर क्या दिया है कि AB और AC बराबर है, साथ ही D मिड पॉइंट है AC का, मतलब AC क्या होगा, दुगना होगा AD का, ठीक। अब AC और AB बराबर है तो AC की जगह पे AB कर दिया, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या निकल आएगी, AB/2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई हमें AD नहीं चाहिए, हमें AB की वैल्यू चाहिए।
एबी की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, तो यहाँ पर जो छेदक रेखा प्रमेय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रमेय में हमें एडी को रिप्लेस करना है एबी से। तो बस साफ चीजें हमारे पास दी हुई हैं, तो भाई हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एडी की वैल्यू रख दी। यहाँ पर एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर एबी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी, और बराबर में क्या है एबी, और ये कितना है 2.5 है एबी की वैल्यू। तो देखिए एबी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो एबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप 25 में करेंगे 25 चौका 100, तो यानी कि एक अंक का दशमलव लगाएंगे तो 10। अच्छा किसमें वैल्यू दी थी, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एबी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर एबी 10 है तो एसी भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। एडी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 हो जाएगा, डीसी आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी 5 हो जाएगा, क्योंकि डी आपका यहाँ पर मिड पॉइंट है। किस ऑप्शन में दिया है भाई 10, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका आंसर है। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A trader allows a discount of 18% on the mark price of an article. How much percent above the cost price must he mark it so as to get a profit of 6.6%? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, ठीक है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या होता है। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उस फॉर्मूले में डिस्काउंट परसेंट भी होता है और वहां आपको प्रॉफिट परसेंट भी दिया रहता है। तो उसका अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो काफी आसानी से आप सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हैं, और आप देख लेंगे कि सीपी से एमआरपी कितना परसेंट ज्यादा है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो 18% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 6.6% का लाभ होता है। तो 18 आप 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 82, और ये कितना हो जाएगा 106.6, दशमलव बनाएंगे ऊपर क्या जाएगा 0। अब भाई जिस नंबर से कट रहा हो उससे काट दीजिए, ठीक है। अब हमें 2 से कटते हुए दिख रहा है तो 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 0, 2 से आप काटिए 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। अब किसी और नंबर से कट रहा है क्या, 6 5 11 41 हो रहा है। चलिए अगर कटते हुए दिखे तो बहुत अच्छी बात है, 5 कट रहा है 17, फिर मतलब कोई 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 7 बचेगा, फिर भी नहीं कट रहा है। चलिए तो आप एचसीएफ ले सकते हैं, एचसीएफ लेकर भी आप इसको काट सकते हैं। तो अगर नहीं भी काटे तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। आपका सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना आ गया वो देखिए, यहाँ पर सीपी और एमआरपी, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, का रेशियो कितना आ गया 410/533। तो इन्होंने पूछा क्या है कि भाई अगर 18% की छूट देने के बाद भी 6.6% का लाभ चाहता है तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो कितना ज्यादा अंकित किया उसने, देखिए 533 में से आप माइनस करेंगे क्या 410, तो कितना ज्यादा अंकित किया उसने, तो ये 3, ये 2 और ये 123 ज्यादा अंकित किया। किससे, 123 ज्यादा अंकित किया उसने, किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 410 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू में 100, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखिए 41 दिया, 41 दिया 123 हो गया, 3 एकम 3 3 चौका 12, ये 3 बार कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 10 से, यानी कि 30% अधिक उसने अंकित किया। तो आपका आंसर कितना आ गया 30%। नहीं भी कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी सी चीज आपको याद रखनी है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा, कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100
प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।